नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। नए भारत की दिखी बुलंद तस्वीर। और आप देखते हैं कि 9 साल हो चुके हैं ना इस नई सरकार को। आप देखते हैं कि 5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी साहब रहे, 4 साल अभी तक हो चुके हैं। मॉर्गन स्टैनले ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का चमकता सितारा बताया। और प्रति व्यक्ति आय 10 वर्षों में बढ़कर आप देखिए $5,200 होना संभव है। और महंगाई की चुभन कम रहेगी, ब्याज दरें भी नहीं करेगी परेशान, कर्ज सस्ता होने से ज्यादा लोग अपना घर और गाड़ी खरीद सकेंगे। और आप लोगों को कुछ बड़े सुधारवादी कदम जिनका असर हुआ है, आपूर्ति पक्ष सुधारने के लिए बनी नीतियां, आर्थिकी को ज्यादा नियम आधारित बनाया गया, रियल एस्टेट के लिए रेरा कानून और सरकारी भुगतान का डिजिटलीकरण, दिवालिया कानून, महंगाई नियंत्रण को लेकर व्यवहारिक रवैया, एफडीआई बढ़ाने का पर ध्यान, कॉरपोरेट लाभ बढ़ाने में मदद। और आप देखते हैं कि मजबूत होती बुनियादी 2006 से 2014 तक। और आप देखते हैं कि 2015 से 2023 तक ये बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर में, ये आप देखते हैं कि स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रीय राजमार्ग तो तेजी से बढ़े हैं। और ये आप देखते हैं किलोमीटर में है ये। और ब्रॉडबैंड बैंड ग्राहक संख्या करोड़ में, ये आप देखेंगे 2006 से 2014 तक आप देखिए 5.89 करोड़ थे और आप देखिए 77.13 करोड़ हो गए। नवीकरणीय ऊर्जा गीगावाट में 25.7 थी 2006 से 2014 में, और 2015 से 2023 में आप देखिए 95.7 गीगावाट हो गई। और रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण किलोमीटर में, ये आप देखिए 4.1 था, एक कुल 6.3%। और आप देखिए अब कितना कुल 42.3% हो गया। और विकास की दौड़ में भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार अव्वल रही है। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही पर पहुंच गई है, जबकि आरबीआई ने इस अवधि में 5.1%, तो एसबीआई ने 5.5% विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। चलिए आप देखिए कि अर्थव्यवस्था की बात हो रही है और हमारे देश की बात हो रही है, और आरबीआई की बात करें तो आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, मुंबई में। और एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, और इसकी आप लोग देखते हैं कि आप अकाउंट भी खुलवाते हैं। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। पीएम मोदी को लगता है कि वह भगवान से ज्यादा जानते हैं। ये आप देखिए राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम में पीएम पर कसा तंज। और मुस्लिम के साथ आज जो हो रहा है वो दलितों के साथ भी हुआ था, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए कहाँ गए हुए, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अमेरिका गए हुए हैं। अब आप देखिए कई लोग राहुल गांधी की आलोचना भी करेंगे कि राहुल गांधी आप देखिए विदेश में जाकर भारत की प्रधानमंत्री मोदी की ये क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, जो कांग्रेस में आप देखिए जब प्रधानमंत्री हुआ करता था, बीजेपी के नेता आप देखिए दूसरे देशों में जाया करते थे तो वो भी आलोचना करते थे, और ये भी कर रहे हैं। तो हमारे नेताओं में ज्यादा आप देखिए फर्क दिखता भी नहीं है। 1 लाख करोड़ की लागत से पूरे देश में बनेंगे अन्न भंडारण गृह, और विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। और अगले 5 वर्षों में भंडारण क्षमता बढ़कर आप देखिए 2150 लाख टन हो जाएगी। अनाज की बर्बादी पर लगेगा नियंत्रण, और औने पौने दाम पर फसल नहीं बेचेंगे किसान। ये पैक्स को भी मिलेगी मजबूती। देश में अभी लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि समितियां हैं, पैक्स हैं, और जिनकी आप देखिए 13 करोड़ से ज्यादा अधिक किसान सदस्य हैं। और योजना के जरिए पैक्स को मजबूती मिलेगी इससे। और आप देखिए हफ्ते भर में शुरू हो जाएगा योजना का काम। ये भी आप देखिए पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए सिटीज 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली चुनिंदा परियोजनाओं की सहायता के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन सिटी 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। यह कार्यक्रम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम को, इस तरह के कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं ना,
उनके बारे में भी याद रखा करिएगा कि किस मंत्रालय से संबंधित है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपसे। पायलट ने गहलोत के साथ समझौते से किया इनकार, कहा युवाओं से सार्वजनिक मंच पर किए गए वादे हवाई बातें नहीं है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए राजस्थान में कांग्रेस में दो धड़े देखने को मिलेंगे आपको, और कांग्रेस में वैसे हर राज्य में आप देखेंगे तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है और इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में सिंधिया चले गए तो गिर ही गई सरकार। आपने देखा है पंजाब में चुनाव हार ही गए सिद्धू, और आप देखिए अमरिंदर साहब के बीच जो चला तनातनी। राजस्थान की बात करें तो आप देखेंगे जयपुर इसकी राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में देखें गुजरात, मध्य प्रदेश की बात आप देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका कौन? राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। श्रृंगार गौरी को की नियमित पूजा मामले में होती रहेगी सुनवाई, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका। पूजा के अधिकार के बाद को सुनवाई योग्य मानने के लिए फैसले को दी गई थी चुनौती। एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक आप देखिए कि 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित कर लिया था ना, 3 महीने की लंबी बहस के बाद। और ये बनारस में आप देख रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, श्रृंगार गौरी का मामला हो रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है। कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को सिर्फ भगवान को तोड़कर बनाई गई थी, तो वही भी आप देखेंगे। एक आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सुना होगा, धार्मिक स्थल कानून भी कह देते हैं। इस कानून में कहा गया था कि आप देखिए 1947 से पहले जो कुछ भी हुआ, चाहे वो किसी भी धर्म के स्थल तोड़े गए हो, उन्हें सबको भूलना होगा। 15 अगस्त 1947 की एक डेट तारीख तय की गई थी कि यह इस दिन यहाँ जो भी है, वहाँ मंदिर है तो मंदिर हमेशा रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस कानून को ही आप देखते हैं कि क्या चुनौती जाने लगी है, और स्कंद पुराण का भी किया गया था उल्लेख। बहस के दौरान मंदिर पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा दीन मोहम्मद केस 1937 में केवल वादी को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी, मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, और कहा कि इसमें इस्लामिक इतिहासकार ने ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र नहीं किया। स्कंद पुराण में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में आने वाले मंदिरों का उल्लेख किया गया है। तो वही सब चल रहा है। आप देखिए इसके बारे में एक विस्तार से क्लास ली हुई है हम लोगों ने, आप लोगों को सामान्य ज्ञान की जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें मिल जाएगी, उसे जाकर देख भी लीजिएगा, ठीक है। टेरर फंडिंग व पीएफआई को लेकर एनआईए का 25 ठिकानों पर आप देखिए छापा डला है। जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य हिस्सों में आतंकी हमलों पर का षड्यंत्र देखने को मिला है। पीएलएफआई के सुपीरियरों की निशानदेही पर झारखंड से विस्फोटक बरामद हुआ है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एनआई की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में की गई थी। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये आप देखें कि मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू राष्ट्र की काउंटरिंग के लिए एक तरह से इसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर 2006 में। इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया, अभी आपको मालूम होगा। लूट के मामले में कांग्रेस किसी से भेदभाव नहीं करती है, ये आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी साहब करें। मणिपुर में शांति बहाली को त्रिस्तरीय फार्मूले पर काम हो रहा है। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र स्तरीय फार्मूले पर काम कर रहे हैं, और वह मैती व कुकी समुदाय की भी सहमति बनाने में जुटा है। मणिपुर दौरे की तीसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार राज्य में शांति बहाली सभी विस्थापित लोगों की उनके घरों में वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आप देखिए जो मैती समुदाय है ना, इसे अनुसूचित जनजाति में लेकर शामिल को लेकर आप देख रहे हैं कि ये सब विरोध प्रदर्शन हुआ है, जातीय हिंसा हुई है। मणिपुर को आप लोग देखना चाहें तो ये मणिपुर है। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। किससे? म्यांमार से। पहलवानों के प्रदर्शन के पीछे कौन है? एक खेल मंत्री पूछ रहे हैं। और अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी, कहा आज जांच नियम के अनुसार ही होगी और खिलाड़ियों को इस पर भरोसा होना चाहिए। एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी पहलवान हैं, उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए हैं, तो उन्हीं को लेकर आप देखते हैं कि बात हो रही है। और आप देखिए अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि इसकी जांच तो हो,
जो सही है उसे आप देखिए सही का प्रमाण पत्र एक तरह से मिल जाए, जो गलत है उन्हें एक तरह से आप देखिए क्या मिले, सजा मिले, लेकिन जांच तो क्लियर हो। क्योंकि आप देखिए इतनी बड़ी बातें अगर उभर के आ रही हैं तो एक चिंताजनक स्थिति रहती है, दुनिया की नजरें उन पर आप देखते हैं कि रहती हैं। ये आप देखेंगे खबरें दिल्ली के से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है ना उसी से जुड़ी हुई है। और डी ने से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में तक हाईवे के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। एलजीवी सक्सेना ने NHAI को 1.11 एकड़ भूमि सौंपने को मंजूरी दी है। तेजी से आप देखिए सड़कों का निर्माण तो हमारे यहाँ तेजी से हो रहा है। कूड़ा प्रबंधन समिति में एलजी को प्रमुख बनाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की अपील। कहा योजनाओं बजट दिल्ली सरकार ला रही है, क्रेडिट एलजी ले रहे हैं। और एनजीटी की अगर हम लोग बात करें तो किसकी बात हो रही है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत दुश्मन को करारा जवाब देने को तैयार है। थल सेना प्रमुख ने कहा है कि हम प्रतिरोधी शक्ति वाले दौर से आगे बढ़ चुके हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि ब्रह्मोस से हमारी लड़ाकू क्षमता बड़ा इजाफा हुआ है। अब आप देखिए पाकिस्तान जैसे देशों और चाइना जैसे देशों पड़ोसी हों तो हमें अपनी आप देखिए रक्षा क्षेत्र पर ध्यान देना ही होता है। नई दिल्ली में ब्रह्मोस यूजर मीट 2023 के दौरान द्वीप विचलित करते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख VR चौधरी भी इस अवसर पर आप लोगों को दिख रहे हैं। नौसेना को आत्मनिर्भर बना रही है BHEL की सुपर रैपिड तोपें, और सुपर रैपिड तोपें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे भारत का संकेत है। स्मार्ट एम्यूनेशन से लैस ये तोपें अपने लक्ष्य को आसानी से भेज सकती हैं और 32 से 36 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भेज सकेंगी सुपर रैपिड गन माउंट्स, और 10 चक्र से 120 चक्र तक गोले दाग सकती हैं 1 मिनट में यह उन्नत तोपें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 1 लाख तक के लोन की सिफारिश की गई है और सबसे नीचे खड़े लोगों को सशक्तिकरण के लिए अहम योगदान की बात हो रही है। और निजी बैंक को जोड़ना चुनौती है एक। और आप देखते हैं कि लोन लेने देने वाले अग्रणी राज्यों में आप देखें तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है, आप देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। और योजना के 3 साल पूरे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना क्रियान्वयन में सबसे आगे है। रेवड़ी पटरी वालों को कोरोना महामारी के बाद से फिर से अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए अक्सर अवसर देने वाली प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की योजनाओं के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा। इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। भारत चीन वरिष्ठ कमांडरों के स्तर की वार्ता जल्द करने पर सहमत हुए और नई दिल्ली में हुए भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 27वीं बैठक। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमा पर शांति बहाली द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में मददगार साबित होगी। LAC आप देखते हैं कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, ये आप देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो और अरुणाचल प्रदेश हो, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से, पड़ोसी चाइना से। ठीक है, अब आप देखिए अहमदनगर का नाम होगा अहल्याबाई होलकर नगर। महाराष्ट्र की सिंधे फडणवीस सरकार ने आप देखिए 2 जिले मुख्यालय का नाम बदलने की बुधवार को अहमदनगर का नाम बदलकर अहल्याबाई होगा, ये घोषणा कर दी है। चलिए, हमारे देश में नाम बदलने की परंपरा चलती रहती है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, नेपाल भी चीन सीमा तक पहुंचाएगा सड़क। नेपाल भी आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। OTT पर भी दिखानी होगी तंबाकू से नुकसान की चेतावनी। OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर ऐसी चेतावनी दिखाने वाला भारत बना पहला देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की और अमल के लिए 3 महीने का दिया समय। और आप देखिए कि हमारे यहाँ दिखाया जाता है, चेतावनी दी जाती है, फिर भी आप देखते हैं कि ना के बराबर उसे माना जाता है। ठीक है, मोदी प्रचंड वार्ता में ऊर्जा व्यापार सहयोग पर आप देखिए रहेगा जोर। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी मिलेंगे।
पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए सिटी 2 कार्यक्रम को मंजूरी मिली है। कैबिनेट के फैसले से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और शहर राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाएंगे यह कार्यक्रम। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन सिटी 2.0 कार्यक्रम की बात हो रही है, शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। नेशनल इंडेक्स दिखाएगा गांवों में परिवर्तन की पूरी तस्वीर। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के पास होंगी सभी ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट। पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की प्रक्रिया। महाराष्ट्र से शुरू होगा ये पायलट प्रोजेक्ट और गांव का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता। पहली बार तैयार किया जा रहा है ग्राम पंचायतों का नेशनल इंडेक्स। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं। और गांव आप देखिए चाहें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसमें कोई दायरा नहीं है। गंगा में मेडल, ये मामले इसलिए भी उलझ रहे हैं क्योंकि मुकाबला पहलवान और नलवान के बीच हो रहा है। देख लीजिए, नलवान या फिर बलवान के बीच हो रहा है। पानी में पिछड़े राजस्थान को केंद्र ने दिया 5 प्रोजेक्टों का सहारा। 15 लाख घरों को दिए जाएंगे टैप वाटर के कनेक्शन। 22,854 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसके लिए। 11 जिलों में की पेयजल समस्या दूर होगी। सखावत बोले गहलोत सरकार की ढिलाई पड़ रही है भारी। चलिए ये परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। 7,934 करोड़ की सीकर झुंझुनू परियोजना। सीकर के 864 और झुंझुनू जिले के आप देखिए 269 गांव के 3,44,120 घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। और आप देखिए 5,783 करोड़ की चंबल अलवर भरतपुर परियोजना। अलवर की आप देखिए 882 और भरतपुर जिले के आप देखिए 335 गांव में आप लोगों को 3,96,223 घरों में जल कनेक्शन होंगे। और आप देखेंगे कि 3,693 करोड़ की जाखम बांध आधारित परियोजना। चित्तौड़गढ़ से की आप देखिए 708, उदयपुर के 375, राजसमंद की आप देखिए 297, प्रतापगढ़ की आप देखिए 93 गांव में आप देखिए 2,11,926 घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। और 4,623 करोड़ की चंबल करौली सवाई माधोपुर परियोजना। करौली के आप देखिए 851 और सवाई माधोपुर जिले के 581 गांव में आप देखिए 4,37,279 जल कनेक्शन दिए जाएंगे। और 821 करोड़ की काली तीर धौलपुर परियोजना। धौलपुर के आप देखेंगे 376 और भरतपुर जिले के 94 गांव में 1,21,598 जल कनेक्शन दिए जाएंगे। तो इन परियोजनाओं के बारे में याद रखा करिएगा। और बाकी आप देख रहे हैं राजनीति की बातें हो रही, गठबंधन की बातें हो रही हैं, चलते रहेगा। जिंदगी बचाने के लिए देश के सभी हाईवे का होगा सर्वे। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI के सभी परियोजना निदेशकों को दिया निर्देश। सर्वे करके हाईवे को सुरक्षित बनाने की दिए निर्देश, ये दिया प्रयास शुरू करने का। और बदलेगी दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस में दिल्ली जयपुर हाईवे की सूरत। और सबसे अच्छा अगर किसी मंत्री का काम देखना है तो वो आप देखिए यही साहब है, नितिन गडकरी। ठीक है, ये आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संस्कृत के विद्वान वेद कुमारी, ये आप देखेंगे घई के निधन पर शोक जताया है। ये भी आप देखिए उनका भी योगदान रहा है। विज्ञान के मुकाबले छात्रों को कला वर्ग के विषय पसंद है और बोर्ड परीक्षाओं में एकरूपता और आकलन का समान फॉर्मूला तैयार करने में जुटे केंद्र को राज्यों से मिली चौंकाने वाली जानकारी। बोर्ड परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा छात्रों को मिलते हैं 80% या उससे ज्यादा ही आप देखेंगे। ये हर नंदी को प्रदूषित कर रही है। 16 अवैध फैक्ट्रियां सील। ये आप देखेंगे हर नंदी नदी में डाल रहे गंदा और केमिकल युक्त पानी से। और आप देखिए नदियों का यही तो हाल है, उन्हीं में आप देखते हैं कि गंदा पानी छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। केसीआर ने किया ब्राह्मण सदन का उद्घाटन।
ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बात हो रही है। दिल्ली में 36 वर्षों में सबसे ठंडी रही है इस बार मई। माह का औसत तापमान आप देखिए 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। 1987 में दर्ज हुआ था 36.0। चलिए, बाघों की सुरक्षा के लिए संवेदन क्षेत्रों में एआई का उपयोग करेगा एनटीसीए। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। और एनटीए की बात करें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात हो रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को आप लोग टाइगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल के रास्ते हरियाणा में आएगा सतलज यमुना लिंक नहर का पानी। लोकसभा चुनाव से पहले SYL के पानी का समाधान निकालने के लिए तत्पर मनोहर हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 67 किलोमीटर लंबी नहर बनाने पर 5 जून को मुख्यमंत्री सुक्खू संग करेंगे बातचीत हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ। ठीक है, और मनोहर लाल खट्टर कहाँ के? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। राफेल ने हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी का अभियान पूरा किया है। वायु सेना के 4 राफेल उड़ान लड़ाकू विमान ने 6 घंटों में तक हिंद महासागर के ऊपर एक रणनीतिक अभियान पूरा किया है। द केरल स्टोरी को अब नहीं रोक पाएगी दीदी, OTT पर आएगी, ये निर्देशक कह रहे हैं। ये आप देखिए लव जिहाद पर जो बनी मूवी है आपकी, उसी की बात हो रही है। बाढ़ कटाव से त्रस्त कोसी के घर आंगन में श्वेत क्रांति से आया स्वावलंबन। 4.5 वर्ष में महिलाओं ने आप देखिए बनाई 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी। गांव बदली आप देखिए परिवारों की आर्थिकी की। ये आप देखेंगे अच्छी पहल है। आप देखिए महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, सशक्तिकरण हो रहा है महिलाओं का। इस तरह की पहल अगर आप देखती होती है, और महिलाओं को आप देखिए आसानी से व्यापार के लिए, इस तरह के बिजनेस के लिए आसानी से लोन भी मिल जाता है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। इन्हें आप लोग पढ़ा करिएगा। मुश्किल में है मोदी को हटाना, मुश्किल है मोदी को हटाना। ये आप देखिए राजनीति पर लिखा गया है। जैसे जैसे आगामी लोकसभा चुनाव निकट आते जा रहे हैं, 2024 में आपके लोकसभा चुनाव, विपक्षी खेमे में प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की हड़बड़ाहट उतनी ही बढ़ती रही है। भाजपा विरोधी दलों और राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां नई नई रणनीतियां बना रही हैं। बौद्धिक और राजनीतिक स्तरों पर भी प्रयास जारी है। कांग्रेस समर्थक बुद्धिजीवी योगेंद्र यादव विपक्षी एकता द्वारा मोदी सरकार को हटाकर भारतीय गणतंत्र को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, तो कांग्रेसी सांसद शशि थरूर विपक्ष को सत्ता में लाकर जनता द्वारा लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं। पता नहीं वे बोफोर्स 2G, कॉमनवेल्थ कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाले वाले गणतंत्र की पुनर्स्थापना चाहते हैं, या इंदिरा वाले लोकतंत्र की, जिसमें समूचे विपक्ष को आकारण ही जेलों में ढूंसना, प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलना, न्यायपालिका में सुविधाजनक नियुक्तियों जैसी मनमानी सामान्य थी, और लोकतंत्र की कथित पुनर्स्थापना से जुड़े ऐसे विचार जनता को ही लाक्षित करते हैं कि मानो 2014 और 2019 में मोदी को सत्ता में लाकर जनता ने लोकतंत्र और गणतंत्र नष्ट किया हो। अब इसका उत्तर 2024 में जनता ही दे सकती है। मोदी हटाओ इस मुहिम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासे सक्रिय हैं। वह भाजपा प्रत्याशियों के विरुद्ध साझा विपक्षी उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, और इस बीच कर्नाटक की चुनाव परिणाम से विपक्षी दल उत्साहित है। भाजपा को हराने के लिए एकजुट होना चाहते हैं। और पिछली लोकसभा चुनाव में भाजपा 37% वोट पाकर आप देखिए 56% सीटें जीत गई थी। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने मोदी को हटाने के लिए भाजपा विरोधी दलों को हर राज्य में अलग रणनीति बनाने की सलाह दी है। हालांकि चुनावी गणित और चुनावी राजनीति में बहुत फर्क है, और यह सही है कि कर्नाटक में भाजपा सत्ता से काफी दूर रह गई, लेकिन उसका मत प्रतिशत अपने पूर्व स्तर पर कायम है, यानी कि वोट प्रतिशत। भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनाव में के बराबर 36% मत प्राप्त हुए। वहीं पिछली लोकसभा चुनाव में भाजपा को कर्नाटक में 51% मत प्राप्त हुए थे, यानी विधानसभा चुनाव से 15% अधिक। ये मतदाता कौन थे? कांग्रेस, जेडीएस के, या फिर दोनों के? आगामी लोकसभा चुनाव में इनकी पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक की जनता को लोकसभा और विधानसभा चुनाव का फर्क पता है। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के चक्कर में कांग्रेस और वामपंथी दलों का सुपड़ा ही साफ हो गया था। वहीं कर्नाटक में जेडीएस की सियासी जमीन खिसक रही है।
उसका जनाधार 18% से घटकर 13% रह गया। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को 38% वोट मिले थे, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले 40.6% से थोड़े कम रहे। और उसका कारण मुख्यमंत्री बनर्जी का खेला हुए फार्मूला था, जिसमें तृणमूल के गुंडों ने चुनावों के दौरान और बाद में बड़े पैमाने पर हिंसा कर मतदाताओं को भयाक्रांत किया। यदि कांग्रेस और वाम दलों ने अपने विनाश की कीमत पर भाजपा को हराने का निर्णय न लिया तो संभवतः परिणाम भिन्न होते। और इन रुझानों को देखें तो यदि राष्ट्रीय स्तर पर सभी दल मिलकर राजनीतिक व्यूह रचे तब मोदी को परास्त किया जा सकता। और लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता को मोदी हटाओ मुहिम में कोई दिलचस्पी है? मोदी को हटाने के बाद शासन और विकास का क्या कोई नक्शा विपक्ष के पास है? क्या कांग्रेस मान चुकी है कि उसे क्षेत्रीय पार्टियों के सामने घुटने टेक देने चाहिए? क्योंकि राहुल में राष्ट्रीय नेतृत्व देने की ना क्षमता है और ना ही विपक्षी खेमे में उनकी स्वीकारता है। जब जब लोकसभा चुनाव आते हैं विपक्षी दल महागठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी विपक्ष ना तो कोई साझा संगठनात्मक ढांचा बना पाया, ना कोई प्रधानमंत्री प्रत्याशी दे पाया और ना ही साझी विचारधारा, नीतियां और कार्यक्रम बना पाया। उसका पूरा फोकस मोदी को हटाने पर है। क्या ऐसी नकारात्मक राजनीति को जनता स्वीकार करेगी? पिछले 2 लोकसभा चुनाव में विपक्ष ना अपनी ओर से पूरा जोर तो लगाया था, लेकिन मोदी और भाजपा सुशासन, सुरक्षा और विकास की सकारात्मक राजनीति पर केंद्रित रहे। हालांकि अगली बार की चुनौती थोड़ी अलग होगी। एक कारण तो आप देखिए यही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा करीब 1 दर्जन राज्यों में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर चुकी, तो उसे दोहराना आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र और बिहार में उसके सहयोगी छिटक चुके हैं और इन राज्यों में लोकसभा की 88 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में 2024 में भाजपा को हराया तो जा सकता है, लेकिन इसके लिए विपक्ष को अपना पुनर्विन्यास करना होगा। क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है? दूसरी ओर क्या विपक्ष को भाजपा की चुनावी तैयारी और रणनीतियों का पता है? भाजपा चुनाव को लेकर हमेशा मिशन मोड में रहती है। उसने अपने सांसदों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों को करीब 3-4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर का प्रभारी बना दिया। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार के काम बताएंगे। न केवल भाजपा के पूर्व सहयोगी दल जदयू, उद्धव, शिवसेना का ग्राफ अपने अपने राज्यों में गिरा, बल्कि इन दोनों राज्यों में भाजपा ने नए सहयोगियों भी तैयार किए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन होने से भाजपा की सीटें 73 से घटकर 64 रह गई थीं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती सपा या किसी अन्य दल से गठबंधन नहीं करेंगी। और उत्तर प्रदेश के विपक्षी पिछले विधानसभा चुनाव, हालिया नगरीय निकाय चुनाव भी यही दर्शाते हैं कि राज्य में भाजपा का जनाधार बढ़ने पर है और सांगठनिक स्तर पर भी भाजपा सक्रिय है और मोदी के प्रति लोगों का अनुराग और विश्वास भी बना हुआ है। मोदी ने पार्टी और नेताओं के अतिरिक्त सुशासन, समावेशी विकास और मन की बात के जरिए जनता से जुड़ाव भी बना लिया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी हटाओ मुहिम के विरुद्ध जनता ही संभवतः मोदी की ढाल बन गई है। ये लेखक है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए, दुष्कर्म के झूठे मामलों की खतरनाक वृद्धि। महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप ऐसा चक्रव्यूह होते हैं जहां पुरुष हर स्थिति में दोषी मान लिया जाता है। ये आप देखिए, हाल ही में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में झूठे केस दर्ज करने वाली एक महिला अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। ये आप देखिए कि एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप देखिए कि महिलाओं के द्वारा आप देखते हैं कि जो आरोप लगाए जाते हैं उन्हीं की बात हो रही है। और इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो आप देखते हैं कि अपनी आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए भी आप देखते हैं झूठे आरोप लगा देती हैं दुष्कर्म के। बाद में आप देखिए वो जेल चला जाता है और एक लंबे समय तक आप देखिए जेल में रहता है, क्योंकि हमारे देश की आप देखते हैं क्या है, आप सभी को मालूम है कि न्याय व्यवस्था बड़ी टाइम लगती है और उसके बाद आप देखिए एक उसका लंबा समय जेल में ही कट जाता है। तो उसे तो आपने देखते हैं कि उसका क्या रहता है हाल, और इस तरह के कई आप लोग देखेंगे। और इसमें आप देखेंगे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कोर्ट में कहा है कि दुष्कर्म जघन्य अपराध है, लेकिन इसके झूठे आरोपों से दृढ़ता से निपटने की आवश्यकता होती। इसी तरह मनीष बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य के संदर्भ में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी प्रतिवादी रुचिका प्रदीप मेहरा पर दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने के आरोप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अनुसार लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। परंतु ऐसे मामले अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं जहां झूठे दुष्कर्म के आरोप लगाने पर महिला को न्यायालय द्वारा सजा दी गई है।
और यही कारण है कि जिसके चलते ऐसी महिलाओं की तादाद निरंतर बढ़ती रही है और जो बेखौफ होकर निजी स्वार्थ के चलते पुरुषों के विरुद्ध दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज करवाती हैं। अगस्त 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि दुष्कर्म के झूठे मामलों में खतरनाक वृद्धि हो रही है और केवल अभियुक्त पर दबाव डालने उन्हें शिकायतकर्ता की मांगों के आगे झुकने के लिए ये मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और उल्लेखनीय है कि 2013 में देश की शीर्ष अदालत ने केनी राजन बनाम केरल राज्य मामले में निर्णय देते हुए इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि दुष्कर्म के मामले में न केवल पीड़िता के बयान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है बल्कि उसे ससम्मान स्वीकार भी कर लिया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जब न्यायालय को संशय होता है और अगर इन परिस्थितियों के बीच पीड़िता के बयान को स्वीकार किया जाए तो वह उचित नहीं होगा। और उच्चतम न्यायालय ने यह वक्तव्य केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील के दौरान दिया था। शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए दुष्कर्म के दोषी को बरी कर दिया था और शीर्ष न्यायालय की यह चिंता भारतीय समाज में पुरुषों के न्यायोचित अधिकार की पैरवी अवश्य करती, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि सामाजिक तथा पुलिस प्रशासन की व्यवस्थागत भूमिका पुरुषों को ही दोषी मानकर चलती है और छद्म नारीवाद समर्थक इस तथ्य को हर स्थिति में स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं द्वारा उच्चारित हर वाक्य पूर्ण सत्य है और उस पर शंका करना महिलाओं के अधिकारों का हनन है। इस विचारधारा के पोषक पुरुषों को दोषी सिद्ध करने के लिए वे सभी हथकंडे अपनाते हैं जिससे वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि पुरुषों की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं हो। एक बात और आप लोग देखिए कि जब आप देखिए इस तरह का आरोप लगता है तो उसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ आरोपी नहीं माना जाता है, उसे दोषी मान लिया जाता है, दोषी की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है। समाज में महिलाओं को हर स्थिति में दोष मुक्त बनाने का सोच भारत ही नहीं विश्व भर में व्याप्त है। ब्रिटेन के प्रेस्टन क्राउन कोर्ट का मार्च 2023 का निर्णय 22 वर्षीय महिला एलेनोर विलियम्स के झूठ की पोल खोलता है और विलियम्स ने अपने चोटिल चेहरे को फोटो फेसबुक पर डाली और अपने शारीरिक पीड़ा का दोष कुछ उन पुरुषों पर मड़ा जिनके ऊपर वह पूर्व में दुष्कर्म का आरोप लगा चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि जिस स्थान पर वह रहती थी वहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बिना सत्यता की परख के आरोपितों को सामाजिक रूप से इस तरह प्रताड़ित किया गया। उनमें से एक ने आत्महत्या का प्रयास किया जबकि पुलिस जांच में यह सत्य सामने आया कि विलियम्स द्वारा झूठी पोस्ट डाली गई थी और बिना किसी अपराध में सभी आरोपियों को महीनों जेल में रहना पड़ा और जिससे उनका सामाजिक और पेशेवर जीवन तहस नहस हो गया। और विलियम्स का झूठ सामने आने पर न्यायालय ने उसे 8.5 साल के कारावास की सजा सुनाई और न्यायालय ने यह भी कहा कि जोखिम है कि इस प्रतिवादी विलियम्स के कार्यों के परिणाम स्वरूप वास्तविक पीड़ित के आरोपों पर लोगों को विश्वास करना की संभावना कम हो और दुष्कर्म के झूठे आरोप के बढ़ते मामलों पर गिल्ट बाय एक्यूजेशन द चैलेंज ऑफ प्रूविंग इनोसेंस इस इन द एज ऑफ मी टू के लेखक एलन डर्शोविटिज कहते हैं कि समाज में पुरुषों की स्थिति एक विचित्र खलनायक की भांति है। अगर कोई पुरुष स्वयं पर आरोप लगाने वाली महिला को झूठी कहता है तो वह किसी महिला को झूठी कहने का दोषी माना जाता है और अगर वह आरोप को स्वीकार नहीं करता है तो भी उसको ही दोषी माना जाता है। कुल मिलाकर यह एक चक्रू की भांति है और जहां पुरुष हर स्थिति में दोषी माना जाता है। न्यायालय, पुलिस और हमारा समाज पुरुषों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते दिखाई नहीं देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में का वर्ष 2016 में फिकासी शो द इम्पैक्ट ऑफ रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ इव्यूज इन ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रस्ट विक्टिम्स वाइसेज बताता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर भी दुष्कर्म के आरोपितों को बिना सत्यता परीक्षण के अन्य किसी अपराध के आरोपितों को की अपेक्षा कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता है और आरोप मात्र से ही उनकी पेशेवर जिंदगी खत्म हो जाती है और वित्तीय बोझ और झूठे आरोपों का कलंक उन्हें गंभीर रूप से अवसादग्रस्त बना देता है। इस सत्य से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुष्कर्म किसी भी महिला के लिए जीवन पर्यंत ना भरने वाला घाव है, लेकिन ठीक इसी तरह की स्थिति दुष्कर्म के झूठे आरोपों के बीच जीने वाले पुरुष में भी है और इसलिए आवश्यक है कि दुष्कर्म के मामले में जब भी प्राथमिकी दर्ज हो तो आरंभिक चरण से ही पुरुषों को दोषी ना मान लिया जाए, क्योंकि पूर्वाग्रहों से भरा यह सोच न्याय की राह को बाधित करता है। ये लेखिका है, आप देखिए समाजशास्त्र की प्रोफेसर, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ भी एक कॉलम आप देखिए, लयबद्ध जीवन, पर्याय लय शब्द संगीत रचना की गति, उतार चढ़ाव गायन शैली से जुड़ा हुआ है। चलिए देख लिया करिए अगर दिलचस्पी हुआ करे तो। यहाँ आप देखिए दो छोटे छोटे कॉलम रहते हैं। मोहब्बत की दुकान जो राहुल आप कह रहे हैं उसी को लेकर बातें हो रही है।
भ्रष्टाचार बनाम लापरवाही, आखिर श्री महाकाल महालोक के पत्थर के बजाय फाइबर की कमजोर मूर्तियां क्यों बना दी गई? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आपने देखा है अभी आंधी चली तो वो उड़ गई थी, टूट गई थी। तो उसी में उज्जैन की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर। पर्यावरण संरक्षण का ले संकल्प, अन्न पर दोषारोपण करने के स्थान पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प की बात हो रही है। और एक आप देखिए कि सभी को इसमें भाग लेना होगा, चाहे हम हो या आप देखिए गरीब देश हो, गरीब लोग हो, अमीर देश हो, अमीर लोग हो, सभी आप देखते हैं जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं, उसका तंज झेल रहे हैं। तो उसी को लेकर बातें हो रही है। ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम यहां भी दिए जाते हैं। आम धारणा से उलट मणिपुर का सच, गृह मंत्री अमित शाह 4 दिनों की मणिपुर यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा से कुछ सुखद संकेत सामने आए हैं। राज्य के हिंसा प्रभावित इलाके में गृह मंत्री की उपस्थिति और नागरिक समूहों के साथ बैठक ने शांति और विश्वास बहाली के प्रयास को मजबूती प्रदान किया है। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कई ऐसे तथ्यों का भी उल्लेख किया है जो राज्य में हिंसा की हालिया घटनाओं को समझने का एक अलग नजरिया प्रदान करते हैं। उन्हें व्यापक संदर्भों में समझना आवश्यक है। और केंद्रीय गृह मंत्री की यात्रा से जगी यहाँ की शांति की आशा, अच्छी बात है। आप देखेंगे ये आप देखिए ये लिखने पढ़ने वाले खरी खरी तंज एक तरह से कस दिया जाता है। अकेले बच्चा कहीं कुछ कर ना ले। ये आप देखिए एक और बात आपको बता दूं, आप देख रहे हैं कि कम उम्र के बच्चे हों, अधिक उम्र के बच्चे हों, बूढ़े हों, आप देखेंगे कि अवसाद, एंजाइटी, अकेलापन और आप देखते हैं क्या कहते हैं डिप्रेशन, इसमें जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। और यहां तक कह दिया जाता है कि आप देखिए 90 से 95% लोग आज किसी ना किसी आप देखिए अवसाद, एंजाइटी और किससे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ये भी ध्यान दिया करिएगा अपने बच्चों पर भी। और आपको लगता है कि कोई अकेला अकेला उसमें कुछ इस तरह की आप देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, लक्षण देख रहे हैं, तो उससे बात किया करिएगा, समझा करिए उसकी समस्याओं को, ना कि नकार दिया करिएगा। संसदीय क्षेत्र में प्रगति का मुद्दा, सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के आंकड़ों में समझना पाना मुश्किल होता है। एक विशेष प्रकार के ट्रैकर को विकसित करते हुए इसे आसान बनाने का प्रयास किया गया है। चलिए ये आप देखिए इंटरएक्टिव डाटा ट्रैकर, data.gov.in जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भारत सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले डाटा को एकत्रित करने और साझा करने की दिशा में सराहनीय प्रगति की है। विकास की दौड़ में अर्थव्यवस्था लगातार अव्वल और 2022-23 में 7.2% रही विकास दर। चौथी तिमाही में आप देखेंगे 6.1% की रफ्तार से बढ़ी जीडीपी। वित्त वर्ष 2022-23 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। सर्विस सेक्टर के बेहतरीन प्रदर्शन को से रोजगार में रही बढ़ोतरी। और वित्त वर्ष 2022-23 में आप देखेंगे चौथी तिमाही का प्रदर्शन, कृषि में 5.5%, खनन में 4.3%, मैन्युफैक्चरिंग में 4.5%, निर्माण में 10.4%, व्यापार होटल ट्रांसपोर्ट में आप देखिए 9.1%। वित्त वर्ष 2022-23 में सेक्टर वाइज प्रदर्शन आप देख सकते हैं, कृषि मछली पालन ये 4.0%, खनन 4.6%, मैन्युफैक्चरिंग 1.3%, निर्माण में 10.0%, बिजली गैस पानी आपूर्ति अन्य सेवा में 9.0%, व्यापार होटल ट्रांसपोर्ट में 14.0%, वित्त रियल एस्टेट प्रोफेशनल सेवा में 7.1%, सार्वजनिक प्रशासन रक्षा व अन्य सेवा में 7.2%। 160.06 लाख करोड़ रही जीडीपी वित्त वर्ष 2022-23। 149.26 लाख करोड़ थी जीडीपी वित्त वर्ष 2021-22 में। 1,15,000 आप देखिए 746 रुपये रही प्रति व्यक्ति जीडीपी वित्त वर्ष 2022-23 में। ये औसत निकाली जाती है 1,09,060 रुपये थी प्रति व्यक्ति जीडीपी 2021-22 में। जीडीपी बताइए आप लोग, जीडीपी क्या होता है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ा करिएगा। डेलाइट ने अदानी पोर्ट के 3 सौदों को लेकर सवाल उठाया है। लेखा परीक्षा परामर्श कंपनी डेलाइट ने सरकार कोल इंडिया में 3% तक हिस्सेदारी बेचेगी। सेबी ने कारवी स्टॉक ब्रोकर का पंजीकरण रद्द किया है। सेबी ने ग्राहकों के कोष और प्रतिभूतियों का दुरुपयोग करने की बात हो रही है। सेबी की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में याद रखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखिए 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चीन में कारखाना गतिविधियों मई में स्वस्थ पड़ी। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति घटी और आप देखते हैं कि 5.09% पर आ गई। बिजली की मांग पूरा करने के लिए चाहिए 33.60 लाख करोड़ रुपए। एफपीआई पर सेबी की निगरानी होगी सख्त। या आप देखिए किसकी, एफपीआई यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात हो रही है।
और बीते वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% रहा है। केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष यानी 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहा है। यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ जीडीपी पढ़ा जरूर करिएगा, जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है, जो आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए एक वर्ष की अवधि का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग कहोगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो इसमें राजकोषीय घाटे में आप देखिए सरकार की कुल व्यय, जिसमें आप देखिए पूंजी और राजस्व व्यय शामिल होता है, माइनस इसमें सरकार की कुल आय, जिसमें आप देखिए राजस्व प्राप्तियां होती हैं, ऋण की वसूली होती है, अन्य प्राप्तियां। और यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी कुल राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे वह अंतर वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है। आध्यात्मिक गुरु वीरेंद्र देव को जल्द गिरफ्तार करे सीबीआई, ये हाईकोर्ट कह रहे हैं। आश्रम में महिलाओं के शोषण का आरोप है ना इस पर, वीरेंद्र देव पर। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। आप देखते हैं कि 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। ये आप देख रहे हैं, इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में मिली राहत, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व पीएम को 3 तक और जवाबदेही अदालत से 19 जून तक दी जमानत। ये आप सब जान रहे हैं पाकिस्तान में हो रहा है। 26/11 के आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले भुट्टावी की पाक जेल में मौत हुई है। श्रीलंका में तमिल समस्या सुलझाने को सत्य सुलह आयोग को मंजूरी मिली है। तमिल समस्या के चलते श्रीलंका में 26 वर्ष तक चला है गृह युद्ध। संघर्ष के चलते तमिलों को भारत समेत कई देशों में शरण लेनी पड़ी थी। और आर्थिक संकट से उबरने को श्रीलंका को दृढ़ समर्थन चाहिए, चाइना कह रहा है। वैशाख उत्सव की तैयारी, इंडोनेशिया में मोजेकितो में वैशाख उत्सव से पहले महाविहार में मोजो पाहित मंदिर में आप देखिए लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा आप लोग देख रहे हैं। ये आप देखिए बाल्कन युद्ध के दोषी को सर्बियाइयों की सजा बढ़ाई गई है, संयुक्त राष्ट्र अपील न्यायाधिकरण ने। ये आप देखिए सर्बियाई राष्ट्रपति स्लोबोडन मिलोसेविच के 2 सहयोगियों को बाल्कन युद्ध के दौरान बोस्निया और क्रोएशिया से गैर सर्बियाई लोगों के निकालने के संयुक्त अपराध के लिए दोषी पाया है। चौदह महीने बाद सऊदी अरब से शाहजहां पर आया ठेकेदार का शव। ये 30 मार्च 2022 को हो गई थी मृत्यु। 30 अगस्त को स्वजन को मिली थी सूचना। ये जिद्दा में ठेका लेकर बिल्डिंगों में पुताई का काम कराते थे ये आलम। चलिए, गारलैंड के राजा की सवारी, डे के राजा की सवारी। उत्तर कोरिया का जासूस उपग्रह विक्षेपित करने का प्रयास विफल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने की उत्तर कोरिया की निंदा, और उपग्रह को ले जा रहे रॉकेट बलों सागर में जा गिरा। या आप देखिए उत्तर कोरिया, अगर आप लोग देखना चाहें ना तो ये आप देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया आपको देखने को मिलता है। और ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, और यहाँ आप देखेंगे क्या आपको देखने को मिलेगा, ये दक्षिण कोरिया है, ऊपर उत्तर कोरिया है। ये आप देखिए जापान आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। 10 साल के दर्द की दवा खोजनी होगी। 2013 के बाद से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता भारत, और 7 जून से भारत को खेलना WTC फाइनल। अगर आईसीसी की हम लोग बात करें ना तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में, ठीक है। पहलवानों संघ बर्ताव विचलित करने वाला है, ये आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कह रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कह रही है। एक बात और आपको बता दूं कि आप देखिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर हम लोग बात करें, समिति की बात करें, तो आप देखेंगे 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अगर आप देखिए इस तरह की टिप्पणी करता है तो हमारे भारत के लिए भी आप देखिए बुरी बात होती है, भारत की छवि पर आप देखिए नुकसान होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि
इस तरह के आरोप लगे थे, तुरंत आप देखते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए था और इन जो पहलवान हैं इन्हें भरोसे में लेना चाहिए था। अमेरिका अंडर 20 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। वीर अनाहत ने राष्ट्रीय स्तर के स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है। ये दक्षिण कोरिया को रौंद कर भारत फाइनल में पहुंचा। भारतीय हॉकी टीम ने बुधवार को यहां दक्षिण कोरिया के एक तरफा मुकाबले में 9-1 से हराकर जूनियर एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका है। आंद्रेस्कू के पहले दौर में अजारेंका को दी माते और कनाडा के व्यंका आंद्रेस्कू ने यहां फ्रेंच ओपन के पहले दौर में 18वीं वरीय विक्टोरिया अजारेंका को 2-6, 6-3, 6-4 से हराकर सेट और ब्रेक डाउन में वापसी की है। एक रन ने सीयूकी को हराकर किया उलटफेर। सिंधु बाहर ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पाक ने नए वित्तीय मॉडल पर फिर जताई आपत्ति। चलिए आप सच चल रहा है। विंडोज को मिलेगी एआई की ताकत। ये आप देखिए यहां भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात होने लगी है। माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट में प्लग इन सपोर्ट की बात हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट एज में मिलेगा 365 को पायलट। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। ये आप देख लीजिएगा, यहां भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी आपको पॉइंट मिलते हैं। प्रकाश प्रदूषण पर रोक लाने वाला पहला राष्ट्र चेक गणराज्य। 2002 में आज ही चेक गणराज्य प्रकाश प्रदूषण पर कानून बनाने वाला पहला राष्ट्र बना था और इसके तहत सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में चकाचौंध कम कर दी गई थी और चेक खगोलविदों ने इसकी पैरवी की थी क्योंकि अत्यधिक प्रकाश अंतरिक्ष के विश्लेषण में बाधक बन रहे थे। और सार्वजनिक उपयोग के लिए अमेरिका में शुरू हुई थी पेड टेलीफोन सेवा। ये 1880 में आज ही आप देखिए दिन पहली बार अमेरिका में पैसे देकर कॉल करने के लिए टेलीफोन बूथ खोला गया था और कनेक्टिकट ये आप देखिए टेलीफोन कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी। पैसे लेने के लिए एक सहायक को नियुक्त किया गया था और कुछ ही समय में दुनिया भर में यह सेवा शुरू हो गई थी और तेजी से इसका फैलाव हुआ था। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त फातिमा राशिद का जन्म 1929 में आज ही के दिन कोलकाता में हुआ था। 1935 में फिल्म तराश से हक में बाल कलाकार के रूप में काम किया। फिल्म करियर की शुरुआत वर्ष 1942 में तमन्ना से की। 1943 में तकरीर फिल्म में पहली बार मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। वर्ष 1957 में फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें अमर बना दिया। आवारा, अंदाज, आग, स्त्री 420, बरसात जैसी हिट कई फिल्मों की दी और वर्ष 1998 में नरगिस पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री भी बनी थी। नारियल के खोल को सक्रिय कार्बन में बदलने की नई विधि। यह सक्रिय कार्बन का एक संसाधित छिद्रयुक्त संस्करण जिसका उपयोग विशेषकर एक शोषक के रूप में तथा गैस और जल के शोधन के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं में किया जाता है। चलिए, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के ट्रैप कैमरे में कैद हुई दुर्लभ माउस डियर। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की दुर्लभ प्रजाति माउस डियर का चित्र कैमरा ट्रैप में कैद हुआ है और भारत में पाए जाने वाले हिरन की 12 प्रजातियों में से एक माउस डियर विश्व में सबसे छोटा हिरन समूह में से एक है। चलिए ये भी आप देखिए, 112 वर्ष बाद देखा गया था पहली बार। छत्तीसगढ़ में माउस डियर पहली बार 1905 में देखा गया था जिसे एक अंग्रेज नागरिक ने रायपुर में देखा था। इसके बाद 2017 में 117 वर्ष बाद इसे देखा गया था। ये जंक फूड जैसे आहार गहरी नींद में डालते हैं खलल। जंक फूड कम ही लीजिए, ये भी स्वास्थ्य के लिए समस्या बनी हुई है। कैंसर कोशिकाएं नहीं पनपेंगी दोबारा। ब्लड कैंसर की स्टेम कोशिकाओं पर किया गया शोध इसे रोकने की दिशा में जागी उम्मीद और बीएमसी ने के साथ हुआ शोध और एस्कुलेटिन के उपयोग से कैंसर कोशिकाओं को समान कोशिकाओं में बदला जा सकता है। ट्यूमर पर हो रहा है इसका प्रयोग। पत्नी नहीं बनी विजेता तो पति ने तोड़ा ताज। देख लीजिए, ब्राजीलिया की घटना है ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, देखते रहिए। और इस तरह से आप देखेंगे आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बहुत सारी खबरें थी आज, इसलिए टाइमिंग भी बढ़ी हुई है
और मैं कहता हूं कि 1 घंटा हर हाल में आप लोग अपने न्यूज़पेपर के लिए रखा करिएगा। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। अब आप लोग हर हाल में पढ़िए, ठीक है, पढ़ना ही आप लोगों के लिए है।